नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम शॉक थेरापी के बारे में डिस्कस किए थे। क्या है शॉक थेरापी? देखिए, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद जितने पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज थे वो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लोन उठा रखे थे अपना रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीडेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वार के बाद इन यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, तो इनको रीडेवलप करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था, और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लोन उठाए। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF इनको बोला कि आपकी जो इकोनॉमी है उसे ट्रांसिट करना पड़ेगा। अब तक तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी चला रहा था, तो इससे कुछ काम नहीं होगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको अगर डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो आपकी इकोनॉमी को पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। तो ये जो इन्फ्लुएंस था ना IMF एंड वर्ल्ड बैंक का पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज में, इसे शॉक थेरापी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉक थेरापी के बारे में हम इन डिटेल पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी। ये चेक करना पड़ेगा ना, शॉक थेरापी करने से या फिर ये जो इन्फ्लुएंस की वजह से इन कंट्रीज में कुछ बदलाव आया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। द शॉक थेरापी एडमिनिस्ट्रेड इन द 1990s डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन। बताया ये जा रहा है दोस्तों, शॉक थेरापी के कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस थे कि ऐसा लग रहा था पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज का सडन डेवलपमेंट होगा। तब तक तो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, उनसे वो खुश नहीं थे। तो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आने से, प्राइवेट ओनरशिप को एंकरेज करने से इन कंट्रीज का भी सडन डेवलपमेंट होगा, इस तरह एक्सपेक्टेशंस था। और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। क्या लिखा है देखिए, इट डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन। यूटोपिया मतलब क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसा प्लेस है दोस्तों जो रियलिटी में एक्सिस्ट ही नहीं करता, ओनली इमेजिनेशन में एक्सिस्ट करता है। तो इधर ये यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन करके इसलिए लिखा है कि लोगों को या कंट्रीज को ये लग रहा था कि कैपिटलिज्म आने से हमारा मास प्रोडक्शन होगा, मास कंजप्शन होगा, इस तरह हमारी इकोनॉमी एकदम ग्रो होगा। पर ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनका एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट था जो कभी नहीं होने वाला था। सो जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जो ट्रांसिशन हो रहा था ना, वो एक डिजास्टर बन गया। अगर रशिया की बात करें, आप सबको पता है रशिया में स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे पहले, वो प्राइवेट ओनरशिप को बिल्कुल एंकरेज नहीं करता था। पर जैसे कैपिटलिज्म आया तो 90% ऑफ इंडस्ट्रीज को सेल के लिए पुटअप किया to private individuals and companies. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of Indian industries. अब ठीक है, आप स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज को सेल के लिए पुटअप कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज आके खरीद सकता है, पर ये सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी तो होना चाहिए ना, कम से कम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेल तो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट था। मार्केट फोर्सेस मतलब बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट था। एंड इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या हो गया, जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थे ना, वो पूरा खत्म ही हो गया। वैसे देखा जाएगा तो ये स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज USSR के टाइम पर लगभग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि देखिए एक टाइम पर वो USA को टक्कर दे रहा था ना, ये बात तो आपको पता है। तो अब ये सेल जैसे शुरू हुआ या जिस तरीके से सेल कराया गया, इससे ये पूरे इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस सब खत्म हो गया। आप बोल सकते हो वर्चुअली सारे इंडस्ट्रीज, इतने सारे इंडस्ट्रीज जो थे वो पूरा खत्म ही हो गया। एंड दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में से लार्जेस्ट गैरेज सेल बोलते हैं दोस्तों। आज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। देखिए इतने अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज थे एक टाइम पर। सोवियत यूनियन में आपको पता है सब चीज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता था, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। तो इन सारे इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू किया, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए जो हाईली प्राइस्ड इंडस्ट्रीज थे ना, उसे भी कम प्राइसेस में बिकने लग गया। मतलब रशिया में जितने इंडस्ट्रीज थे ना, जिनका अच्छा खासा प्रोडक्शन था, परफॉर्मेंस था, वैल्यूएशन भी था, एक्चुअल वैल्यूएशन से काफी नीचे प्राइस में ये इंडस्ट्रीज बिकने लगा। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि मार्केट फोर्सेस पूरा सेल को कंट्रोल कर रहा था।
जिस तरह डिमांड आ रहा था इंडस्ट्रीज का, उस तरह उन इंडस्ट्रीज का प्राइस डिसाइड हो रहा था। गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं था। अगर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी रहता कि इस प्राइस के नीचे एक इंडस्ट्रीज को बेचना नहीं चाहिए, एक बेस प्राइस सेट करता, तब थोड़ा बहुत ये कंट्रोल भी होता। इसलिए कि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल कर रहे थे, तो डिमांड के हिसाब से एक एक इंडस्ट्री का रेट फिक्स हो रहा था। मान लीजिए रशिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री नंबर 1, बहुत अच्छा प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस सब कुछ है, वैल्यूएशन भी बहुत ऊपर है, पर अगर खरीदने के लिए कोई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रेट नीचे आएगा। अगर एक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहता कि देखिए एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे कभी भी ये इंडस्ट्री सेल नहीं होगा, तब थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता। पर अभी पूरा मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया, मतलब जिस तरह डिमांड है उसी तरह इसका प्राइस होगा। तो इससे क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज का एक्चुअल वैल्यूएशन से काफी नीचे वैल्यूएशन में वो बिका अलग अलग कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को। तो इससे लॉस तो होगा, ऑब्वियस ही बात है, लॉस हो गया दोस्तों। और क्या हुआ, दो ऑल सिटीजन्स वेर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। देखिए क्या बता रहा है, पहले तो सारी इंडस्ट्रीज को स्टेट ओन करता था। स्टेट ओन कर रहा मतलब वो किसके पैसे हैं, सिटीजन्स के तो पैसे है ना। तो जैसे उसे बेचने का प्लान आया तो सारे सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए, मतलब अगर आप चाहोगे तो आप भी खरीद सकते हो, ठीक है। इस तरह सारे सिटीजन्स को वाउचर्स भी दिए गए। पर लोगों ने सोचा कि हम ये इंडस्ट्री खरीद के क्या करेगा, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह बाहर से आए ना, जो कंपनी एक्चुअली खरीदना चाहते थे, उनको ये वाउचर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। बोला आप हमारा वाउचर ले लो और हमें थोड़ा सा पैसे दे दो, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी उस वक्त। और देखिए द वैल्यू ऑफ द रूबल, दैट इज द रशियन करेंसी, डिक्लाइन ड्रामेटिकली। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपके बनाए हुए चीजों का डिमांड नहीं है, तो आपकी जो करेंसी का वैल्यू है वो नीचे जाएगा। तो वही हुआ, वैल्यू ऑफ द रूबल डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। फिर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया दोस्तों, चीजों का दाम बढ़ने लगा। तो लोग पहले 100 रूबल देते थे एक पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए, अब 200 देना पड़ा। तो लोग जो पिछले कई सालों से पैसे इकट्ठा करके रखे हुए थे, सेविंग्स थे उनका, उनमें से पैसे निकाल के उन्हें सामान खरीदना पड़ा, तो उनका सेविंग्स भी खत्म होने लगा। फिर द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, एंड रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड। देखिए कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया। होता क्या था कि जितने फार्म लैंड्स थे वो स्टेट ओन करते थे, ठीक है, तो सबको कलेक्टिवली फार्मिंग करना था, और जितने प्रोडक्शन है वो स्टेट ले लेता था अपने पास। बाद में स्टेट जो है सारे सिटीजन्स को फूड ग्रेन्स बांटता था। वैसे लोग खुश नहीं थे कलेक्टिव फार्मिंग से, फिर भी देखिए कम से कम ग्रेन्स तो मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। पर जैसे ही ये शॉक थेरापी आया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एग्रीकल्चर में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। तो अलग अलग कंपनीज आए, वो अपना कल्टीवेशन करने लगा, जितना प्रोडक्शन है वो बाहर बेचने लगा। गवर्नमेंट के पास कोई फूड ग्रेन्स नहीं पहुंच रहा था, तो इससे क्या हो गया, लोगों को फूड ग्रेन्स मिलना ही बंद हो गया, ठीक है। बाद में रशिया को बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ फूड ग्रेन्स आ ही नहीं रहा है। प्राइवेट कंपनीज अपना कल्टीवेशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और वो बाहर बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं आ रहा है। तो इसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को सफर करना पड़ा। तो बाद में रशिया को बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। एक टाइम पर आप सोचिए दोस्तों, रशिया में एक्सेस प्रोडक्शन होता था, बफर स्टॉक्स हुआ करते थे, और ऐसा हाल हो गया दोस्तों शॉक थेरापी से। एंड द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब वही जीडीपी है दोस्तों जब आप इन्फ्लेशन फैक्टर को हटा देते हो। तो ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, बस यही समझ लीजिए आप, 1989 में, मतलब डिसइंटीग्रेशन से पहले रशिया का जो रियल जीडीपी था ना, उसे अगर आप 10 साल के बाद का रियल जीडीपी से कंपेयर करोगे ना, मतलब 1999 में, तो 1989 का जीडीपी ज्यादा था। मतलब देखिए ऐसा लग रहा था कि रियल जीडीपी वगैरह बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि तभी तो कैपिटलिज्म लाया। पर हुआ क्या, 10 साल के बाद रियल जीडीपी डिसइंटीग्रेशन से पहले जो जीडीपी था ना, उससे भी नीचे चला गया। And the old trading structure broke down with no alternative in its place। मतलब जो पुराने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर थे ना, वो पूरा खत्म कर दिया गया, पर उसके ऑल्टरनेट कुछ स्ट्रक्चर लेके नहीं आया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, पुराना सिस्टम से कम पेट तो भर रहा था, अब वो भी नहीं है। अब बोल रहे हो कैपिटलिज्म लाएंगे और हमारी तरक्की होगी, कुछ नहीं हो रहा है, खाने को रोटी नहीं मिल। नाउ द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। देखिए
भले लोग पुराने सिस्टम से खुश नहीं थे, कम से कम अपना पेट तो भर रहे थे, सोशल वेलफेयर चल रहा था। मतलब सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, स्टेट सब कुछ ऑन करता है। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे सिटीजन्स का वेलफेयर देखना, तो उनका जो बेसिक नीड्स थे वो कम से कम स्टेट प्रोवाइड करते थे। पर जैसे कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों, अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप ऊपर जाओगे, अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो आपको कोई नहीं देखेगा, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए, पर सोशलिज्म में स्टेट रिस्पॉन्सिबल था। एंड द विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। तो सोशलिस्ट सिस्टम में काफी सारे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करते थे आम जनता को, पर वो सब खत्म हो गया है कि नहीं। तो देखिए जो लोग थे वो धीरे धीरे पॉवर्टी में जाने लगा। एंड द मिडिल क्लासेस वेर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी। देखिए मिडिल क्लास लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो इन्फ्लेशन की वजह से उनके भी पैसे खत्म होने लगा, तो जो थोड़ा बहुत ठीक थे उनका भी हाल खराब होने लगा। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है दोस्तों, रशिया तो बहुत बड़ा है, आपको पता है। इधर मैं आपको दिखा देता हूं। अब रशिया का ये जो वेस्टर्न एरिया है ना, इधर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। पर ये जो एरिया है ना, ईस्टर्न एरिया, इधर आज भी वही हाल है दोस्तों। मतलब इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये वेस्टर्न एरिया का डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है, थोड़ा बहुत यूरोप का इंपैक्ट है इस एरिया में, ठीक है। पर ये ईस्टर्न एरिया का हाल तभी वैसे ही था, अभी भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे रशिया का ईस्टर्न एरियाज में, तो इधर देखिए क्या लिखा है, द मिडिल क्लासेस वेर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड। जितने लोग थे जो थोड़ा बहुत सोचते थे, लिखते थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो सब उधर से भागने लगे। बोला इधर रह के अब कुछ फायदा नहीं है, वो सब वेस्टर्न एरियाज की तरफ, बेसिकली रशिया का जो वेस्टर्न एरिया है या फिर यूरोप है, वो माइग्रेट करने लगा। फिर ये माफिया emerged in most of these countries and started controlling many economic activities। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जैसे कि कैपिटलिज्म आया तो प्राइवेट ओनरशिप आए। अब प्राइवेट कंपनीज, आपको पता है, थोड़ा बहुत गुंडागिरी वगैरह करते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज बने, वो सब एक कार्टेल बना दिया, एक माफिया बना दिया, और दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए वैसे रशियन माफिया के बारे में कई सारे किताब वगैरह लिखे हुए, कई सारे हॉलीवुड मूवीज भी है, आपने शायद देखा होगा। तो ये माफिया पूरा कंट्रोल करने लगे दोस्तों, अलग अलग गैंग्स बन गए, कार्टल्स बन गए, ये मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगा। आज भी है इस तरह के माफिया, अगर आप देखो आज भी है, सेंट्रल एशिया में है, ईस्टर्न रशिया में है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो माफियाज है ये मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगा। प्राइवेटेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वेर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन। तो देखिए एक टाइप का डिविजन हो गया, इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ गया, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज थे, जो प्राइवेट ओनर्स थे, वो सब बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे, और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एकदम पॉवर्टी में चला गया। तो रशिया में एकदम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गया दोस्तों, बिटवीन द रिच एंड पुअर रीजन। अब ये रिच एंड पुअर रीजन मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, ये जो ईस्टर्न रीजन है ये एकदम पुअर रीजन बन गया, वेस्टर्न रीजन में थोड़ा बहुत ठीक रहा। तो समझ गए, ये सारे शॉक थेरापी के कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो अब तक हमने मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखा दोस्तों, अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, उधर के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वेर ड्राफ्टेड इन ए हरी एंड मोस्ट। देखिए तो ये सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट तो हुए, पोस्ट सोवियत कंट्रीज की बात कर रहा हूं। अब इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, रिपब्लिक्स बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, गवर्नेंस के लिए। पर इन सारे कंट्रीज में अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जल्दी भाजी में लिखा गया दोस्तों। एंड दे हैड ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स दैट रेंडेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स थे। मतलब जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था, इनके पास कुछ पावर छोड़ा ही नहीं, सारे पावर प्रेसिडेंट ने अपने पास रखा। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी ऑथोरिटेरियन। तो जिस चीज से डर था वही फिर से होने लगा दोस्तों। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से लिखा नहीं गया, और जो भी लिखा गया उसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे दिया। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज में कुछ प्रेसिडेंट्स तो अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट किया, बाद में ये 10 साल को भी उन्होंने एक्सटेंड किया और 10 साल के लिए, ठीक है। दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, किसी भी तरह का ऑपोजिशन इन्होंने अलाउ नहीं किया, किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसेंट भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट बोलेंगे उन्हें सप्रेस करने का प्लान था। तो यही हो रहा था मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में।
ये जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वाज एट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। मतलब उस स्टेज में जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया। कोई भी कंट्री में अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सब हमने क्लास 9 पॉलिटी क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक डेमोक्रेसी में कितनी जरूरी है, ये सब हमने डिस्कस किया था ना। तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में जुडिशियल कल्चर ऐसा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो ना दोस्तों, शॉक थेरापी का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो था ही, इसके साथ साथ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी था। किसी भी कंट्री में प्रॉपर तरीके से एक गवर्नेंस सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं लिखा, जिस वजह से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स बने जो ऑथोरिटेरियन रहा, जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो दोस्तों ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे ना, मतलब शॉक थेरापी के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स वो 1991 से लेके 2000 तक देखने को मिला। 2000 के बाद मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज स्पेशली रशिया रिवाइव होने लगा। आज अगर आप देखोगे रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है और जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी हाल लगभग ठीक ही है कि नहीं। तो 2000 तक सारे इकोनॉमिक्स धीरे धीरे रिवाइव होने लगा। कैसे? The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था। जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है दोस्तों, चाहे वो ऑयल हो या गैस हो। अगर आपके पास ऑयल एंड गैस है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस का तो बहुत डिमांड है दुनिया भर में। रशिया के पास भी बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस था। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसे बेच के सारे इकोनॉमीज धीरे धीरे रिवाइव होने लगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इंक्लूडिंग रशिया, ये सब में नेचुरल रिसोर्सेस आज भी है दोस्तों। ये इनकी इकोनॉमी का बैकबोन है, ये बात आपको पता होगा। वैसे नाउ other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted। आप देखिए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है वो तो पैसे कमा ही रहे ये नेचुरल रिसोर्सेस बेच के। अब जो अगल बगल में कंट्रीज थे ना, वो कैसे पैसे कमा रहे थे? अब मान लीजिए किर्गिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेस है, इसे आपको भेजना है टर्की तक, तो आप कैसे भेजोगे? पाइपलाइन तो लेआउट करना पड़ेगा ना। तो ये पाइपलाइन जो है दूसरे कंट्री से जाएगा ना, तो ये पाइपलाइन का रेंट लेने लगा दूसरे कंट्रीज जो है, बेसिकली जो एडजेसेंट कंट्रीज है वो पाइपलाइन का रेंट लेने लगा। तो इससे क्या हो गया, किर्गिस्तान को तो पैसे मिल ही रहा था, साथ साथ में इसका फायदा जो अगल बगल के कंट्रीज है उनको भी मिलने लगा। तो इस तरह अगर आप देखोगे जितने पोस्ट सोवियत कंट्रीज है किसी ना किसी तरह रिवाइव होने लगा एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड। देखिए जब आपके पास पैसे आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो इनकी इकोनॉमी अपने आप रिवाइव होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो कुल मिला के सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अजरबैजान, रशिया, ये सब की इकोनॉमी रिवाइव होने लगा। और आज का कंडीशन क्या है आप सबको मालूम है दोस्तों, रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। इवन आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी देखोगे उनके पास भी बहुत पैसे है, क्योंकि उनके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। तो धीरे धीरे जो शॉक थेरापी का इंपैक्ट था ना वो सब खत्म हो गया, सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बन गए, फ्लरिश्ड इकोनॉमी क्रिएट किए। तो ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। तो आज हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी के बारे में डिस्कस की, और एक बार मेजर पॉइंट्स रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली शॉक थेरापी क्या है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पोस्ट सोवियत कंट्रीज के इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस किया था। बेसिकली उनका प्लान था उन सारे इकोनॉमीज को कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज बनाने का। ये जो इन्फ्लुएंस है इसे आप शॉक थेरापी बोल सकते हो, पर जिस तरह एक्सपेक्टेशंस था उस तरह कुछ हुआ नहीं दोस्तों, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हुआ था। बेसिकली ये जो ट्रांसिशन हो रहा था ना सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, वो इतना आसान से नहीं हो रहा था। मैक्सिमम इकोनॉमीज इस ट्रांसिशन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले 70 साल से उधर सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रहा था। तो सडनली जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ट्रांसिशन हो रहा था ना, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हुआ, बेसिकली एक डिजास्टर बन गया था। रशिया में मेजर इंडस्ट्रीज के जो सेल हो रहा था, बेसिकली स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जो ट्रांसिशन हो रहा था वो भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। कई सारे इंडस्ट्रीज को अंडर वैल्यू किया गया, फिर ये रशियन इकोनॉमी को इंपैक्ट किया, रशियन करेंसी का वैल्यू नीचे चला गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। फिर हमने एक कंपैरिजन देखा 1989 एंड 1999 के बीच में रशिया का रियल जीडीपी अगर आप कंपेयर करोगे तो 1989 का बेहतर था। फिर हमने देखा सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम पूरा खत्म ही हो गया, रशिया में फूड क्राइसिस आया, उन्हें बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। फिर रशिया में इनकम इनइक्वालिटी बन गया,
पुअर एंड रिच रीजियंस के बीच में एक डिवीजन आ गया, काफी सारे माफियास एस्टैब्लिश हुए, प्राइवेट कार्टल्स एस्टैब्लिश हुए। फिर हमने कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखा, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ पोस्ट सोवियत कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जल्दीबाजी में लिखा गया, ठीक तरीके से नहीं लिखा गया, जिस वजह से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स आए जो बाद में ऑथोरिटेरियन बन गए। फिर वो 10 साल के बाद 2000 तक मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज धीरे धीरे रिवाइव होने लगा। कैसे रिवाइव होने लगा? क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज का उन्होंने सही तरह एक्सप्लॉइटेशन किया, और इससे अगल बगल में जितने कंट्रीज है उनको भी फायदा मिला। मैंने आपको पाइपलाइन के बारे में बताया था। तो धीरे धीरे करके सारी इकोनॉमी रिवाइव होने लगा, उधर प्रोडक्शन शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो अगले वीडियो में हम टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस